जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये टॉपिक सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा। सेल साइकिल में हम डिस्कस करें माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी ये एक सेल है तो ये डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। ऐसी सेल जिनको माइटोसिस कहते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के, ठीक है जी। तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो इसीलिए जो माइटोसिस है ये हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। तो इसकी जो है वो माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। लफ्ज कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ऐसी डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन। साइटो कहते हैं सेल, काइनेसिस डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल या साइटोप्लाज्म। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी फर्दर फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस की फर्दर जो है वो डिवीजन होती है, एनिमल्स में डिफरेंट होती है, प्लांट्स में डिफरेंट होती है। तो माइटोटिक अपरेटस का बनना बहुत जरूरी होता है। माइटोटिक अपरेटस सबसे पहले बनता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कैरियोकाइनेसिस में माइटोटिक अपरेटस कैसे बनता है। तो सेंट्रियोल्स सबसे पहले मूव कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। तो सेल में नॉर्मली आपको पता है दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, ये दो सेंट्रियोल है। तो ये ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके हैं किसमें, किस फेज में? G2 फेज में। तो G2 फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, तो ये चार सेंट्रियोल बन जाते हैं। तो जब चार सेंट्रियोल एक ही जगह पर लोकेटेड हो, चारों सेंट्रियोल एक ही जगह पर लोकेटेड हो, कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम। लोकेटेड एट सेम प्लेस कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रियोल अगर एक ही जगह पर मौजूद है, एक सेंट्रोसोम में अगर मूव कर दें तो ऑपोजिट पोल्स पे, तो जैसे ये सर्कल ब्लैक वाला इसको मैंने सेंट्रियोल कंसीडर किया हुआ, ठीक है जी। तो अब एक सेंट्रियोल का पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ दो सेंट्रोसोम है। अगर ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए तो एक सेंट्रोसोम बन जाएगा। अब माइटोटिक अपरेटस में इन सेंट्रियोल से तीन सेट्स निकलते हैं, उनको एस्ट्रा फाइबर्स कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, पोलर फाइबर्स। एस्ट्रा फाइबर्स स्मॉल होते हैं, स्टार शेप होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे रेड वाले फाइबर्स एस्ट्रा फाइबर्स हैं जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर, कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स इनको कहा जाता है। इनको कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्यों कहा जाता है, इनका ये नाम कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्यों रखा है, इसकी एक लॉजिक है कि ये अटैच होते हैं कैनेटोकोर से। कैनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कहाँ पे होती है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अंदर एक कैनेटोकोर प्रोटीन होती है। ये क्रोमोसोम के ये सेंट्रोमेयर के अंदर एक कैनेटोकोर प्रोटीन है। उस कैनेटोकोर प्रोटीन पर जो फाइबर्स अटैच होंगे उन्हें नाम देते हैं कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, KGF नहीं है, ठीक है, KSF है, ठीक है। तो पोलर फाइबर्स क्या होते हैं? पोलर फाइबर्स इंटरडिजिटेटेड रहते हैं विद फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। तो इस पोल से एक फाइबर निकले, इस पोल से, ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेट हो गए, एक दूसरे से जुड़ के, इसे नाम देते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। तो पोलर फाइबर भी एक तरह के स्पिंडल फाइबर ही हैं। तो तीन सेट निकलते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट होते हैं, कैसे होते हैं उसकी मैंने डायग्राम बनाई है। जैसे ये हमारे डिजिट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो गई हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये फाइबर्स भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट होते हैं। तो ये तीन सेट निकलते हैं माइटोटिक अपरेटस के। अब जी इसमें आपका कोई सवाल है तो जी। अब हम डिस्कस, अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया कि माइटोसिस, लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि जो माइटोसिस है वो क्या होती है, और ये प्लांट्स में जो है वो किस तरह से होती है, एनिमल में किस तरह से होती है, हमने यही डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो माइटोटिक अपरेटस है वो बना, ठीक है। तो हम माइटोसिस को डिस्कस करें। हमारा टॉपिक माइटोसिस है। माइटोसिस में सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को नाम क्या देते हैं? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है जी। कैरियोकाइनेसिस क्या कहलाती है जी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तकसीम को हम नाम क्या देते हैं? कैरियोकाइनेसिस। इसको फर्दर फेजेस में डिवाइड किया हुआ, जैसे सबसे पहली फेज है प्रोफेज। प्रो का मतलब क्या होता है? पहली, ठीक है।
तो इंटरफेज के बाद सेल जो सबसे पहली फेज में जाता है डिवीजन की, वो है प्रोफेज। प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं और उसमें से माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होता है। ये माइटोटिक अपरेटस कैसे बनता है ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूं। तो माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होगा, धागे बन जाएंगे। जो धागे किसके अंदर होते हैं? जो धागे बने होते हैं। अब ये माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होता है। जो एनिमल्स हैं माइटोटिक अपरेटस एनिमल्स में बनता है कहां से? फ्रॉम सेंट्रियोल। एनिमल्स में कहां से बनता है? फ्रॉम सेंट्रियोल्स। और अगर ये देखा जाए प्लांट्स में कहां से बनता है? कि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते, तो एक एनालोगस रीजन होता है। ये एनालोगस रीजन से क्या मुराद है? हम टर्म्स डिस्कस करते हैं एनालोगस और होमोलोगस। एनालोगस जो फंक्शनली सेम हो, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, उन स्ट्रक्चर्स को एनालोगस कहा जाता है। अब ये फंक्शनली सेम है, किसके सेम है? सेंट्रियोल के। फंक्शनली सेम है, एनालोगस है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। होमोलोगस स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। ये एनालोगस रीजन है। प्लांट्स में सेंट्रियोल की तरह काम करने वाली प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होती हैं, साइटोस्केलेटन का हिस्सा होती हैं, वो डायरेक्ट स्पिंडल फाइबर बना देती हैं। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता। तो एनालोगस रीजन है, वो बनाता है, वो प्रोटीन इकट्ठी करके स्पिंडल फाइबर बनाता है। इस फेज में न्यूक्लियर इन्वेलप वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होके कहां जाता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियोलस वो भी क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। और अगर ये कहें कि जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कितने थिक हो जाते हैं? क्रोमोसोम की थिकनेस बताइए। 0.25 माइक्रोमीटर से क्रोमोसोम 50 माइक्रोमीटर थिक हो जाते हैं। तो 0.25 माइक्रोमीटर से कितने? 50 माइक्रोमीटर तक थिक हो जाते हैं। कौन बेटे? क्रोमोसोम। तो जो क्रोमैटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब ये सारी बात हमने वहां देख ली थी। इस दौरान साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वो पहले भी विस्कस होता है, तो वो मोर विस्कस हो जाता है, वो ज्यादा विस्कस हो जाता है। उसके विस्कस होने से क्या फायदा होता है? सुनिए, जो साइटोप्लाज्म है वो मोर विस्कस हो जाता है। बस ध्यान से समझनी है आपने बात। वो कैसे विस्कस हो जाता है? वो गाढ़ा कैसे हो जाता है? ठीक है बच्चे। अब देखिए साइटोप्लाज्म कैसे विस्कस होता है। ताकि उसके विस्कस होने से ये फायदा होता है, अगर ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ये सेंट्रियोल का यहां पर 4 सेंट्रियोल एक ही जगह पर मौजूद है। अब अगली फेज में जो है वो, अब अगली फेज में क्या होगा कि क्रोमैटिन मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में। ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। न्यूक्लियोलस भी डिसॉल्व हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियोलस था, वो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। और यहां पर सेंट्रियोल मूव कर जाएंगे, ये सेंट्रियोल मूव कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स। इनसे छोटे छोटे फाइबर्स एस्ट्रा फाइबर्स कहलाएंगे। इनसे बड़े बड़े फाइबर्स निकलेंगे जो एक पोल से दूसरे पोल के साथ जुड़ेंगे, उनको कहेंगे पोलर फाइबर्स। और कुछ फाइबर्स क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर पर मौजूद कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ जाएंगे। आप गौर से देखें, एक सेंट्रोमेयर पर
दो फाइबर जुड़े हैं, एक एक पोल से, दूसरा दूसरे पोल से। इन फाइबर्स को नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स, किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। जो ब्लू वाले इन्हें नाम देते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर्स, पोलर फाइबर्स। और एस छोटे छोटे रेड वाले इन्हें नाम देते हैं एस्टर फाइबर्स। तो अब क्रोमोसोम ज्यादा मूव ना करने, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को, फ्लो को रोकने के लिए, जो सेंट्रियोल जब डिसॉल्व होता है तो साइटोप्लाज्म मोर विस्कस हो जाता है। इस तरह से जो है वो प्रोफेज होती है। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होते हैं, मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है, तो क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं एट इक्वेटर ऑफ सेल, सेल के इक्वेटर में फॉर्मिंग, और बनाते हैं मेटाफेज प्लेट। एक प्लेट बनाते हैं, उस प्लेट को नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, ये मेटाफेज प्लेट कैसे बनती है, जब क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में अरेंज होते हैं। ऐसे ही समझे, आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप घर में जहां बैठे हैं वो कमरा है, उसके दरमियान में इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हम दरमियान में किताबें लगा दें, या हम दरमियान में ईंटें लगा दें, हम कोई भी चीज लगा दें, तो वो कमरे के दो हिस्से हो जाएंगे। तो एक हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर सेंट्रियोल होंगे, वहां से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, वो आके उन क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सेल के सेंटर में एक प्लेट बन जाएगी, उसे प्लेट को नाम कर देते हैं मेटाफेज प्लेट। ये देखिए, ये सेल है, इसके सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल इक्वेटर में। ठीक है, क्रोमोसोम अरेंज हो गया। अब वही बात है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उसको अरेंज कर रहे हैं। कौन से स्पिंडल फाइबर्स, किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो इनके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है जी, तो वो बेसिकली इनको अरेंज करने में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये मेटाफेज प्लेट हो। और जो है इस वक्त आप गौर से देख सकते हैं, जो क्रोमोसोम है उसके पास एक रेप्लिकेटेड कॉपी है उसकी, जिसे इसके पास इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट है, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज, कौन सी फेज थी, उसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इट इज मोस्ट क्रिटिकल फेज। ये बहुत ही क्रिटिकल फेज है। कौन सी फेज, एनाफेज इज मोस्ट क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए मैं आपको बताने लगा हूं इसको क्रिटिकल फेज का नाम क्यों दिया हुआ है। जो एनाफेज है ये क्या करती है, ये क्रिटिकल फेज इसलिए दैट एंश्योर, ये यकीन दिलाती है क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम को इंश्योर करती है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर फर्दर क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स यहां मेंशन कर देते हैं कि इसमें ये होता है कि जो किनेटोकोर है, सेंट्रोमेयर ब्रेक होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी, अब ये सेंट्रोमेयर है, इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाएगा, जब सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाएगा तो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। इनको सेपरेट कौन करेगा, किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ये वाले किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको अपने अपने पोल्स की तरफ खींचना शुरू करते हैं। जब ये ऐसी ये रस्सी डाल रहे हैं इधर से, ये रस्सी इसको इधर को खींचेगी, ये वाली रस्सी इधर को खींचेगी, तो ये क्रोमोसोम इस सेंट्रोमेयर से ब्रेक हो जाएगा, आधे क्रोमेटिड उधर और आधे इधर चले जाएंगे। ठीक है जी,
जब क्रोमेटिड सेपरेट होंगे वो क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करेंगे। इस तरह जो पोलर स्पिंडल फाइबर्स वो इलोंगेट होते हैं। वो इलोंगेट इसलिए होते हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर्स और लंबे होते रहेंगे। वो इसलिए लंबे होते हैं कि जो प्रोटीन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो यहाँ इनकी प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रोटीन को यहाँ से मूव करवाने के लिए ज्यादा इकट्ठी ना हो, ये पोलर फाइबर्स इलोंगेट होते रहेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। इस फेज में शेप्स नजर आती है, किस चीज की, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम विजिबल होती है। इस फेज में शेप्स ऑफ क्रोमोसोम विजिबल होती हैं, वो हमें नजर आती हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये आसानी से बात समझ आ जाएगी कि शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे विजिबल होती है। ठीक है जी। अब एनाफेज की डायग्राम ऐसे बनेगी कि ये सेल है, इसमें क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये सेंट्रियोल है, ये क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। कौन खींचेंगे इनको? इनको खींचेंगे किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी। और जो पोलर फाइबर्स हैं वो इलांगेट होते जाएंगे। ठीक है जी, पोलर फाइबर्स इलांगेट हो जाएंगे, किनेटोकोर फाइबर्स शॉर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी। इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स अपने पोल्स की तरफ मूव करने शुरू करेंगे। तो इस फेज में हमें शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद टीलोफेज होगी, जो इसकी चौथी फेज होगी, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज होती है दैट इज रिवर्स ऑफ, बेसिकली रिवर्स होती है। किसका रिवर्स होती है? प्रोफेज। जो प्रोफेज है उसका उलट होगी। कौन? टीलोफेज। वो कैसे? कि टीलोफेज में जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप, वो दोबारा बन जाता है। इसी तरह न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई कहते हैं, वो भी रीअपेयर हो जाते हैं। क्रोमेटन भी क्या कहता है? रिफॉर्म, दोबारा बन जाता है। कहां से? कैसे? जो क्रोमोसोम है वो खत्म हो जाते हैं। जो बेटे क्रोमोसोम होते हैं वो डीकोंडेंस होकर दोबारा क्या बना देते हैं? क्रोमेटन। तो क्रोमेटन बन जाता है। तो टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई एक सेल में पेयर हो जाते हैं। इन अ सेल एक सेल में कितने न्यूक्लियाई बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियाई एज ए रिजल्ट। ठीक है जी। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। और हर न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रियोल मौजूद है। यहाँ पर सेंट्रियोल 2 है, यहाँ पर भी 2 सेंट्रियोल है। इस एक सेल में कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो दैट वाज कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस